हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंटिफिक रेशो। आज इस वीडियो से मैं शुरू करूंगी आईएमयू की सीरीज, जिसके अंदर आईएमयू का केमिस्ट्री पोर्शन सारा का सारा कवर होगा। तो ये सीरीज बिल्कुल भी मिस मत करना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो हमें ना थोड़ी कुछ पहले चीजें पता होनी चाहिए। नॉर्मली जब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हमें कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो देखो, हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। उनमें से कुछ चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंज एंड कुछ चेंजेस होते हैं केमिकल चेंज। तो ना नाम से भी हमें कुछ चीजें पता लगेंगी। जब हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे मान लो मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ है, उस पेपर को मैं क्रम्बल कर दूं अच्छे से। ठीक है, क्या उस पेपर का कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं। पेपर जो था वो पेपर ही रह रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी वो चेंज नहीं हो रही है, और साथ में रिवर्सिबल प्रोसेस भी होगा, तो इसलिए हम उसको फिजिकल चेंज बोल देते हैं। अब वो जो क्रम्बल पेपर था, अगर मैं उसको खोल दूं तो वो बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा। ठीक है, यानी कि वो दोबारा उसी शेप में चेंज हो सकता है। तो जब भी हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, तो चेंज जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉट इफेक्टेड, यानी कि ना ही कोई नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, ना ही उसकी जो फॉर्मूला होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन होगी, वो चेंज होगी। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, रिवर्सिबल। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं पानी का। अपने पास यहाँ पे आइस है, आइस का फॉर्मूला क्या होगा? H2O होगा, राइट। अब आइस को अगर मैं कन्वर्ट कर देती हूँ वाटर में, वाटर का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O ही होता है। अब ये जो वाटर है, इसको बैक में किसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ? आइस में। आइस को जब हम वाटर में फॉर्म करते हैं तो करने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे हीट चाहिए, राइट। और अगर वाटर को मुझे कन्वर्ट करना है आइस में, तो मुझे उसको कूल करना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोल देंगे? मेल्टिंग बोल देंगे, या फिर हम बोल देंगे फ्यूजन। ठीक है, और जब वाटर को हम आइस में चेंज करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं फ्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो, क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये टेम्पररी होता है, रिवर्सिबल होता है। और हमें देखने को मिलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। और ये जो फिजिकल चेंज है वो किसकी वजह से आ रहा है? चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी में चेंज आ सकता है या वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। देन उसके बाद आता है अपने पास केमिकल चेंज। जब हम केमिकल चेंज के बारे में बात करें, नाम से ही पता लग रहा है कि भाई केमिकल चेंज के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें चेंज आएगा ही आएगा। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। जैसे मैंने सबसे पहले तुम्हें पेपर का एग्जांपल दिया था, राइट। अब उसी पेपर को अगर तुम बर्न कर दोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? एशेज में चेंज हो जाएगा, और साथ में गैस में चेंज होगा। क्या उसी गैस को पकड़ पकड़ के क्या तुम दोबारा से वही पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते। और वहां पे नया सब्सटेंस फॉर्म भी हुआ है, ऐश बनी है, गैस बनी है, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। और जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हुई है। इसलिए वो वाला जो चेंज होगा उसको हम केमिकल चेंज बोल देते हैं। तो केमिकल चेंज किसकी वजह से होता है? जब कभी भी नया सब्सटेंस बनता है। और यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है या जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है सब्सटेंस का, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये कॉम्पोजिशन क्यों चेंज हुई है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है सब्सटेंस के, उनमें हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। और साथ के साथ जो उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी थी वो भी केमिकल चेंज के दौरान लूज हो जाती है। जैसे अभी अभी मैंने पेपर के बारे में बात की, इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी, लेकिन जब ये ऐश में कन्वर्ट होगा या गैसेस में कन्वर्ट होगा तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल चेंज होती है। यानी कि यहाँ पर जब भी केमिकल चेंज होता है तो एक सब्सटेंस की आइडेंटिटी पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम एनर्जी के हिसाब से भी बात करते हैं कि केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और रिलीज भी होती है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। मान लो मेरे पास यहाँ पे है कार्बन
प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे करते हैं, हमारे पास क्या है कार्बन और ऑक्सीजन, वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, और ये जो नया सब्सटेंस है वो कैसा है, स्टेबल है। तो हम केमिस्ट्री में हमेशा क्या बोलते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर ये स्टेबल है यानी कि इसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, इसकी एनर्जी कम हुई होगी अपने रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट से, यानी कि ये जो रिएक्टेंट है इनकी एनर्जी होगी यहाँ पर ज्यादा। तो पहले एनर्जी थी ज्यादा, लेकिन अब एनर्जी क्या हो गई है, कम, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द सिस्टम, उसको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एनर्जी बाहर जा रही है तो वैल्यू हमें क्या देखने को मिलेगी, वैल्यू देखने को मिलेगी हमें नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी बाहर गई है। और वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, उससे मुझे कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज करना है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ रही हूँ, मान लो ये मेरे पास पेन जो है, इस पेन को अगर मुझे तोड़ना है, क्या ये अपने आप टूट सकता है, नहीं टूट सकता। तोड़ने के लिए मुझे इसके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट, अपने आप तो नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे मुझे जब एनर्जी देनी पड़ेगी किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, तो एनर्जी अंदर डाल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी डाली गई है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी कि एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही होगी या तो रिलीज हो रही होगी ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अब ये जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है और ये इरिवर्सिबल होता है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स है, कुछ कुछ एग्जांपल्स तो हमने ऑलरेडी कर लिए, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे जब हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पे इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है वो फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अपने पास है सॉलिड, अपने पास है लिक्विड एंड अपने पास है गैस। ठीक है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, मेल्टिंग बोल देंगे या फिर फ्यूजन बोल देंगे। ठीक है, अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं फ्रीजिंग। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं इवेपोरेशन, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, अगर इसको याद करना है ना तो तुम कैसे याद कर सकते हो कि सॉलिड को तुम आइस मान के चलो, लिक्विड को तुम वाटर मान के चलो, और गैस को तुम वाटर वेपर मान के चलो। अब तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इन सारे प्रोसेसेस को याद रखना। जब तुम्हारे पास आइस है, आइस को तुमने वाटर में चेंज करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग हो रही है आइस की, राइट, तो इसका बस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, मेल्टिंग हो गया। वाटर है, वाटर को तुमने फ्रिज में रख दिया तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो प्रोसेस का नाम आ गया फ्रीजिंग। अब लिक्विड है, लिक्विड को गैस में यानी वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करोगे तो नाम क्या आ गया, वेपराइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, राइट। और अगर गैस को तुम लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो इसको हम बोल देते हैं कंडेंसेशन। एंड देन जब सॉलिड को तुम गैस में चेंज कर रहे हो तो इसको हम बोल देंगे सब्लिमेशन। एंड जब गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो इसको हम बोल देते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मैंने प्रोसेसेस के नाम लिखे हैं वो सारे के सारे फिजिकल चेंज के अंदर आएंगे। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टल का बन जाना, डिस्टिलेशन बेसिकली जब भी हम प्योरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आई है यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टिलेशन भी फिजिकल चेंज के अंदर ही आ रहा होगा। जब हम केमिकल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में बात करते हैं। तो देखो जब हम टर्म यूज करेंगे ना कहीं पे भी बर्न, यानी कि वहां पे हम हमेशा केमिकल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम कहीं पे वर्ड लिख रहे होंगे मेल्टिंग, तो मेल्टिंग से रिलेटेड टर्म जो होगी वो फिजिकल चेंज से रिलेटेड होगी। मान लो अगर मैंने बोला मेल्टिंग ऑफ शुगर तो वो फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। अगर मैं बोली बर्निंग ऑफ शुगर तो किसके अंदर आएगा, केमिकल चेंज के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि कैंडल का बर्न होना फिजिकल चेंज के अंदर भी आता है, केमिकल चेंज के अंदर भी आता है। क्यों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है, क्योंकि जब कैंडल बर्न होती है तो यहाँ पे जो वैक्स है वो पिघल भी रही होते हैं। ठीक है कि गैसेस भी बनेंगे क्योंकि हम बर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। तो वहां पे केमिकल चेंज तो है ही है जब हम बर्न के बारे में बात करें, लेकिन वैक्स पिघल भी तो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे फिजिकल चेंज भी हमें देखने को मिलेगा।
इसके साथ साथ ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में चेंज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तो वो भी किसके अंदर आएगा, केमिकल चेंज। ओजोन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम O3 करके इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है O2। तो यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज है और इनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग अलग होती है, इसलिए हम इसको केमिकल चेंज के अंदर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं मास। तो देखो नॉर्मली जब हम मास के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कि मैटर के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है, राइट। अब मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, क्या बोला हमने, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वो है अपना मैटर। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इस पेन के बारे में, ये क्या कर रहा है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें मास है, तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में, टैप के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। और ये क्या कर रहा है, इसके पास मास भी है, तो ये भी क्या हो गया अपने पास, मैटर हो गया। तुम अपने फोन पे ये वीडियो देख रहे होगे, लैपटॉप में वीडियो देख रहे होगे, राइट। तो वो जो लैपटॉप या फिर जो तुम्हारा फोन है वो भी स्पेस घेर रहा है, उसके पास भी मास है, तो वो भी क्या हो गया, मैटर हो गया। ठीक है, तो मैटर के अंदर कितना अमाउंट का सब्सटेंस है उसको हम उसका मास बोल देते हैं। ठीक है, और जो मास होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी वेरी नहीं करता है। तो यहाँ पे ना देखो दो चीजें आ रही है, एक तो मास टर्म आ रहा है और एक वेट टर्म आ रहा है। तो दोनों में क्या फर्क होता है, तो दोनों में बस छोटा सा फर्क होता है कि जो वेट होता है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब हम मास के बारे में बात करते हैं तो मास ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हम हैं अर्थ में, यहाँ से तुम चले गए मून पे, तो मून में जो ग्रेविटी होती है एज कम्पेयर टू अर्थ काफी कम होती है। अब वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, तुमने देखा होगा बहुत लंबी लंबी छलांगे मारे हैं। क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनका वेट कम हो गया। वेट क्यों कम हुआ, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एज कम्पेयर टू अर्थ कम है। लेकिन उनकी बॉडी जैसे वो किसके बने हैं, सेल के बने हैं, मसल्स, ठीक है, बोन्स, क्या वो कम हुई उनकी बॉडी में से, नहीं। तो मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वेट है वो वेरी करता रहता है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन जब हम वेट के बारे में बात करें तो वेट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। और ये जो है वो वेरी कर सकता है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब ग्रेविटी का चेंज हमें देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आता है अपने पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम उसका वॉल्यूम बोल देते हैं। ठीक है, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेंथ क्यूब होते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सॉलिड है उसके एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो लिक्विड है उसका भी डेफिनेट वॉल्यूम ही हमें देखने को मिलेगा, और जो गैस है उसका इनडेफिनेट वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। डेफिनेट, अब जैसे लिक्विड है, लिक्विड को हम डेफिनेट क्यों बोल रहे हैं, मान लो एक अपने पास छोटा ग्लास है, एक अपने पास यहाँ पे बड़ा ग्लास है। इस छोटे ग्लास के अंदर मैंने डाला पानी 5 ml, ठीक है। अब मैंने इस पानी को छोटे ग्लास से बड़े ग्लास में ट्रांसफर कर दिया। क्या बड़े ग्लास में ट्रांसफर करने से क्या ये 10 ml हो जाएगा, नहीं। 5 ml का तो 5 ml ही रहेगा ना, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, यानी कि जितनी स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है, डेफिनेट है। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है, गैस में जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा इनडेफिनेट ही देखने को मिलेगा। फिर आता है अपने पास टर्म डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो तुम्हें याद रखना ही रखना है। तो हमने क्या बोला, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सॉलिड की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मान लो मैं यहाँ पे इस तरीके से बना रही हूँ, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम मैंने बनाया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे सॉलिड के केस में क्या देखने को मिलेगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना इनके बीच में, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस प्रेजेंट होती है, राइट। जब हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ठीक है स्पेस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स। और जब भी हम गैस के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ना रैंडम मूवमेंट हो रही होती है पार्टिकल की, किसको,
कोई मतलब यहाँ पे ज़्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा मास किसमें देखने को मिल रहा है, सॉलिड में, उससे कम किसमें देखने को मिल रहा है, लिक्विड में, और सबसे कम मास किसमें देखने को मिल रहा है, गैस में। यानी कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन लिक्विड की होगी, एंड सबसे कम डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी गैस के अंदर। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास है 5 चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेरे पास है यहाँ पे आयरन पीस, एयर, हनी, और यहाँ पे लगा दो वाटर एंड चॉक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूँ कि इनको अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो कैसे इसको अरेंज करोगे। सबसे ज्यादा डेंसिटी हमें किसकी देखने को मिलेगी, आयरन पीस की देखने को मिलेगी। देन उससे कम किसकी देखने को मिलेगी, चौक, क्योंकि दोनों सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन आयरन पीस में जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा टाइटली हिल्ड है एक दूसरे से, ठीक है। देन उसके बाद किसका नंबर आएगा, लिक्विड का। अब यहाँ पे लिक्विड में मुझे दो चीजें नजर आ रही है, हनी और वाटर। हनी जो है वो विस्कस ज्यादा होता है, गाढ़ापन ज्यादा होता है, पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है, यानी कि थर्ड नंबर पे डेंसिटी किसकी आ जाएगी, हनी की। देन फोर्थ नंबर पे आएगा वाटर, एंड देन फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन डेंसिटी में ना हमें एक दो एक्सेप्शन देखने को मिलती है, वो क्या है, तुमने हमेशा देखा होगा कि जब तुम बर्फ को पानी में डालते हो तो बर्फ ऊपर फ्लोट कर रही होती है, राइट। सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये जो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, वो क्यों फ्लोट कर रही होगी, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पानी, तो आइस को तो नीचे जाना चाहिए था क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, बट क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, आइस ऊपर ही रह रही है। जैसे मान लो पत्थर है, पत्थर को मैं पानी में फेंक रही हूँ, पत्थर नीचे जा रहा है क्योंकि पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन आइस जो है वो ऊपर ही रह रहा है, सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती है। आइस बीइंग अ सॉलिड, उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आइस में हमें देखने को मिलती है एयर स्पेसिस, ठीक है, जो वाटर में हमें देखने को नहीं मिलती, और इन्हीं एयर स्पेसिस की वजह से इसकी डेंसिटी हो जाती है कम और ये फ्लोट करना शुरू कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक और चीज याद रखना, मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे वो टेम्परेचर जहां पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, वो कौन सा टेम्परेचर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये भी याद करके रखना। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो देखो अभी अभी हमने मैटर के बारे में बात कर ही ली है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम बोल देते हैं मैटर। तो मैटर की अलग अलग स्टेट्स होती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, यहाँ पे नेग्लिजिबल स्पेस है, ना के बराबर स्पेस है, और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लिक्विड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लिक्विड में तो ठीक है कि स्पेस प्रेजेंट है लेकिन स्टिल एक दूसरे के पास है, लेकिन गैस में हमें देखने को मिलेगा कि कोई ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये रैंडम मूवमेंट कर रहे होंगे। और मैंने ये तुम्हें ऊपर दिखा भी दिया था कि इसके प्रोसेसेस के क्या क्या नाम होते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हो उसको मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोल दिया जाता है, राइट। लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हो तो उसको हम फ्रीजिंग बोल देंगे। जब तुम यहाँ पे लिक्विड को गैस में चेंज करो तो इसको इवेपोरेशन या वेपराइजेशन बोल देते हैं, एंड अगर गैस को लिक्विड में चेंज करो तो इसको कंडेंसेशन बोल देते हैं। जब सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है तो इसको सब्लिमेशन बोल देते हैं, गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इसको हम डिपोजिशन बोल देते हैं, ठीक है। और हमने ये वाली बात भी कर ली है कि जो सॉलिड होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हेल्ड इन अ फिक्स्ड पोजीशन। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं वो थोड़े ठीक है कि फिक्स्ड पोजीशन उतने तो नहीं होते, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। एंड गैस में हम बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है दे आर वाइडली सेपरेटेड, क्योंकि इनके बीच की जो स्पेस होती है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। अब ये जो सॉलिड के बारे में हमने बात की, तो सॉलिड दो तरीके के होते हैं, एमोर्फस सॉलिड होता है एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एमोर्फस, एमोर्फस का क्या मतलब हुआ, जिसकी कोई शेप ना हो। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, इनमें कोई भी शेप नहीं प्रेजेंट होती या फिर ये ऑर्डरली अरेंज नहीं होते हैं, तो उनको हम एमोर्फस सॉलिड बोल देते हैं, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया या ग्लास हो गया। अब देखो ग्लास, तुम सोचोगे ग्लास तो हमें बिल्कुल सॉलिड देखने को मिल रहा है, तो इसको हम एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्यों रख रहे हैं। तो अगर तुम पुरानी बिल्डिंग्स में देखोगे, चर्चेस में देखोगे, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि जैसे ये कांच है,
तो तुम्हें देखने को मिलेगा नीचे से जो मास है वो ज्यादा है, ठीक है, ऊपर जो है वो कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स। और जब भी हम पार्टिकल्स के फ्लो के बारे में बात करते हैं ना, हम या तो गैस के बारे में बात करते हैं या तो हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं। हम सॉलिड में पार्टिकल्स के फ्लो के बारे में नहीं बात कर रहे थे। तुमने टर्म सुना हुआ होगा फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी हम गैस और लिक्विड के केस में यूज करते हैं, सॉलिड के केस में यूज नहीं करते। तो अगर यहाँ पे ग्लास में पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, वो फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या ये प्रॉपर सॉलिड है? नहीं, ये क्या है? एक ग्लास। ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड है। या फिर इसको हम और क्या बोल देते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड, कि भाई ये लिक्विड था जिसको बहुत ज्यादा कूल कर दिया गया। या हम इसको विट्रीफाइड लिक्विड भी बोल देते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको सूडो सॉलिड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस सारे के सारे नाम हमें याद करने। और एक और चीज है, जो ग्लास है वो बनता किसका है? तो ग्लास बनता है सिलिका क्वार्ट्ज का, ठीक है। अब ये सिलिका क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम बोल देते हैं सिलिका। तो ग्लास किसका बनता है? सिलिका क्वार्ट्ज का बनता है। अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होंगे, यानी कि यहाँ पे हमें ऑर्डरली अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट के बारे में बात कर लो, डायमंड हो गया, NaCl जो नमक है, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो पार्टिकल्स अरेंज है ना, वो ऑर्डरली पैटर्न में अरेंज हो रखे। जैसे कि यहाँ पे देखो, क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ऑर्डर मैनर में ये जो पार्टिकल्स है वो अरेंज हो रखे हैं। लेकिन एमॉर्फस में ऑर्डर पैटर्न में ये नहीं देखने को मिलता है। अब उसके बाद आ जाता है अपने पास लेटेंट हीट। जब भी हम लेटेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। तो छुपी हुई हीट। तो हम यहाँ पे छुपी हुई हीट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? छुपी हुई हीट के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे मान लो तुम कपड़े सुखा रहे हो, ठीक है। क्या तुमने वहां पे तुम एक्सटर्नल टेम्परेचर दे रहे हो कपड़े सुखाने के लिए? नहीं। ये जो कपड़े हैं वो आसपास की जो छुपी हुई हीट है उसी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड देन सूख जा रहे हैं। क्योंकि देखो हम नॉर्मल क्या बोल रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है? वाटर जो है या नॉर्मल लिक्विड वाटर जो है वो किस में चेंज हो रहा है? वाटर वेपर में चेंज हो जा रहा है, यानी कि गैस में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, राइट। तो ये जो हमारे पास वाटर वेपर देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसकी कन्वर्जन देखूं तो वाटर से गैस में चेंज करने के लिए तो मुझे हीट देनी पड़ेगी। लेकिन क्या हमको एक्सटर्नल हीट दे रहे होते हैं? नहीं। मान लो तुम्हारे रूम में पानी गिर गया, ठीक है, क्या तुम वहां पर एक्सटर्नल हीट दे रहे होंगे? नहीं। वो पानी थोड़ी देर बाद खुद ब खुद सूख जाएगा इवेपोरेशन से, राइट। तो ये जो हीट है जो हमारे इन्वायरमेंट में ही है, ठीक है, जिसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है वाटर के द्वारा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एक सब्सटेंस को चाहिए ताकि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही, उसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट। तो ये जो लेटेंट हीट होती है ना, वो तीन तरीके की हमें देखने को मिलती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो ये तीन तरीके की लेटेंट हीट हमें देखने को मिलती है। अब दोबारा से देखो, जब भी हम फ्यूजन के बारे में बात करते हैं, हम क्या बोल रहे थे? सॉलिड से जब भी हम लिक्विड में चेंज करते हैं उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। और जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हीट की जरूरत पड़ेगी। और इस हीट को हम क्या बोल देंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वेपराइजेशन में हम क्या बोलते हैं कि भाई जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा होता है, तो इस हीट को क्या बोलेंगे? जो लिक्विड को गैस में चेंज कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन का क्या मतलब था? सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाना। तो ये जो हीट इसकी कन्वर्शन करवा रही है, इसको हम क्या बोल देंगे? लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, जब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड से किसमें चेंज करना है? फ्यूजन में, लिक्विड में। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है? क्यू क्या है यहाँ पे? हीट। हीट एब्सॉर्ब या फिर जो रिलीज की जाएगी, इसको हम जूल्स में हमेशा मेजर करते हैं। एम क्या हो गया? मास ऑफ द सब्सटेंस, इसको हम केजी में ले रहे होंगे। एसआई यूनिट क्या होती है मास की? केजी, ठीक है। एल एफ का मतलब, एल यानी कि लेटेंट हीट, एफ का मतलब क्या हो गया? फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जो तुम्हें फॉर्मूला है वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। हमने देखो क्या बोला? लेटेंट हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ताकि हम कन्वर्ट कर सके यूनिट मास को।
सॉलिड को इनटू लिक्विड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना। अगर मान लो यहाँ पे लिखा है कि जो लेटेंट हीट है वाटर का वो अप्रोक्सीमेटली 334 किलो जूल पर केजी है। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे 1 केजी ऑफ आइस को मेल्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में, और वो भी कितने पे है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्या हम यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज कर रहे टेम्परेचर में, नहीं कर रहे। तो अगर मुझे 1 केजी ऑफ आइस को कन्वर्ट करना है इनटू वाटर तो हमें कितनी एनर्जी लगेगी, 334 केजी ऑफ एनर्जी लगेगी। तो उसको हमने बोल दिया कि लेटेंट हीट है 334 किलो जूल पर केजी। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हम क्या बोल देंगे, वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना। तो हमने क्या बोला, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एल वी लिख देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, क्यों, यानी कि कितनी हमने एनर्जी लेनी है ना, हीट कितनी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है, और एम क्या हो गया अपने पास, मास हो गया। ठीक है, अब देखो अगर लिखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 2260 किलो जूल पर केजी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 1 केजी ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट करना है, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर का नो चेंज। ठीक है, तो वहां पे कितनी एनर्जी लगेगी, 2260 किलो जूल ऑफ एनर्जी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है अपने पास मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ, मेल्ट कर रहे हो किसी चीज को, यानी कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड मेल्ट होता है और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बोल देंगे मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ, फ्रीज करना। किसको फ्रीज करेंगे, लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है उसको फ्रीज बोलते हैं ना। हम बोलते हैं वाटर जो है वो आइस में चेंज हो रहा है, उसको फ्रीज बोल रहे हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। और अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से बात करूं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना, क्योंकि इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें आइस और वाटर दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ लिक्विड से तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, गैस। तो वो पॉइंट जहां पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। जैसे अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे ना दो चीजें देखना, इवेपोरेशन से रिलेटेड और बॉइलिंग से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पर पानी। ठीक है, अब पानी के पार्टिकल्स यहाँ ऊपर भी प्रेजेंट होंगे सरफेस में, और पानी के पार्टिकल्स यहाँ नीचे भी प्रेजेंट होंगे, राइट। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो नीचे बैठे हुए पार्टिकल्स है ना, दे आर स्टेबल इन। स्टेबल क्यों है ये यहाँ पर, स्टेबल ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। लेकिन जब हम सरफेस वाले पार्टिकल्स को देख रहे हैं, क्या इनके ऊपर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। ऊपर तो क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है ना, तो क्या इनके ऊपर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। जिसकी वजह से ये जो सरफेस में बैठे हुए पार्टिकल्स है ये क्या हो जाएंगे, लेस स्टेबल। अब देखो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हर एक चीज को ना स्टेबिलिटी अटेन करनी है, और अगर कोई चीज ऑलरेडी स्टेबल है, क्या वो अपनी स्टेबिलिटी छोड़ के किसी और स्टेट में चेंज होना चाहेगी, नहीं होना चाहेगी। लेकिन जो ऑलरेडी स्टेबल नहीं है वो रिस्क लेगी, राइट, अपनी स्टेट को चेंज करेगी ताकि वो स्टेबल हो सके। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो हमारे पास पार्टिकल्स यहाँ पे ऊपर सरफेस में देखने को मिल रहे हैं, जो लेस स्टेबल थे वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका था, इवेपोरेशन का था ना। तो इवेपोरेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सरफेस वाले पार्टिकल्स है सिर्फ वही कन्वर्ट हो रहे हैं गैस में। दैट्स वाई ये जो इवेपोरेशन है उसको हम बोल देते हैं सरफेस फिनोमिना। ठीक है, क्या बोल दिया हमने इसको, सरफेस फिनोमिना बोल दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो सेम चीज बोल रही कि मैंने बीकर लिया, मैंने पानी लिया, पानी के पार्टिकल सरफेस में प्रेजेंट होंगे, पानी के पार्टिकल्स यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे किसके बारे में बात करूंगी, बॉइलिंग के बारे में। क्या फर्क होता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, कि जब हम बॉइलिंग के बारे में बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन इवेपोरेशन में हम कोई भी एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। अब देखो ऑलरेडी वही सेम चीज है कि जो सरफेस में पार्टिकल्स होंगे वो लेस स्टेबल है, जो नीचे पार्टिकल प्रेजेंट है ये स्टेबल है पूरे। ठीक है,
तो ऑलरेडी हमें पता है कि जो सरफेस वाले पार्टिकल्स है वो तो गैस में चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, ये जो प्रेशर है इनके ऊपर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये भी अनस्टेबल हो जाएंगे और ये भी गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो बॉइलिंग में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट हर पार्टिकल जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग को हम बोल देते हैं बल्क फिनोमिना। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। इवेपोरेशन को हमने क्या बोला, सरफेस फिनोमिना, बॉइलिंग को हमने बोला बल्क फिनोमिना। जैसे कि तुमने देखा होगा, जैसे तुम्हारे रूम में पानी गिर गिर गया, सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सूख जाएगा अपने आप, राइट। लेकिन अगर वाइपर से उसको मैं पूरा का पूरा फैला दूं तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो सरफेस में ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे, ज्यादातर पार्टिकल्स अनस्टेबल हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली वो जल्दी गैस में चेंज हो जाएंगे, पानी जल्दी सूख जाएगा। बॉइलिंग के केस में तुमने देखा होगा कि बबल्स बनते हैं और बबल्स फिर नीचे से बनते हैं और ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, तो वो बॉइलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज होता है जब पानी में कुछ इम्प्योरिटीज डाल दी जाती है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था नॉर्मली, और अभी अभी मैंने बोला कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। 100 डिग्री सेल्सियस में ये जो पानी है वो बॉइल करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मान लो मैंने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, या फिर मान लो कोई भी मैंने इसमें इम्प्योरिटी डाल दी, अभी के लिए मान लो मैंने नमक डाल दी इसमें, ठीक है, नमक क्या वेपर में कन्वर्ट हो सकता है भाई, नहीं हो सकता, राइट। तो अब देखो होगा क्या कि यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको मैं नॉर्मल ऐसे बना रही हूँ, और यहाँ पे NaCl के पार्टिकल्स भी तो प्रेजेंट होंगे ना, इसको मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, डार्क से मैंने क्या बनाया है, NaCl के पार्टिकल्स बनाए हैं। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो वाटर के वेपर वाटर है बेसिकली वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, वो वोलेटाइल नेचर का है, वो गैसेस में चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन अब यहाँ पे ये जो हमारे पास NaCl के पार्टिकल्स है वो हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं, राइट। हिंड्रेंस कैसे कॉज कर रहे हैं कि अगर वो सरफेस में आ गए हैं तो वो क्या नीचे वाले जो पानी के पार्टिकल्स होंगे उनको ये ऊपर जाने देंगे, अच्छे से नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से मुझे और ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा इस पानी को बॉईल करने के लिए। तो एकदम से क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट को मुझे इंक्रीज करना पड़ा, टेम्परेचर मुझे ज्यादा देना पड़ा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो इंक्रीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द वाटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये लास्ट चीज करते हैं, मैटर की क्लासिफिकेशन। तो जो मैटर है, मैटर क्या होता था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हमने बोल दिया मैटर। मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो चीजों में, प्योर सब्सटेंस में एंड मिक्सचर में। पहले तो मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। जब भी हम मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो मिक्सचर्स होती है ना वो उसमें कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे बनाना है सॉल्टी वाटर, मैं क्या करूंगी, मैं वाटर लूंगी, उसमें सॉल्ट डालूंगी, जितना मर्जी वाटर लूं, जितना मर्जी सॉल्ट लूं, बनेगा तो क्या, मिक्सचर ही बनेगा अपने पास। चाय के बारे में बात कर लो, चाय हर घर पे अलग अलग बनती है, अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट तो मेरा चाय ही है, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग होता है कि नहीं, कोई चीनी डालता है, कोई नहीं डालता, कोई चाय पत्ती ज्यादा डाल देगा, कोई कम डालेगा, कोई दूध डालेगा, नहीं डालेगा, ज्यादा डालेगा, कम डालेगा, राइट। तो कॉम्पोजिशन में फर्क है यहाँ पर। तो कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है मिक्सचर्स के लिए। तो ये जो मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती है वो होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर में डिवाइडेड होती है। जब भी हम वर्ड बोलते हैं होमो, तो होमो का मतलब होता है सेम, और जब भी हम वर्ड बोलते हैं हेट्रो, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमें थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी। अब थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने पानी लिया, ठीक है, इस पानी के अंदर मैंने डाल दिया शुगर, ठीक है, उसको अच्छे से मैंने घोल दिया, तो क्या तुम्हें शुगर की अलग लेयर एंड पानी की अलग लेयर नजर आएगी, नहीं, तुम्हें थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन नजर आएगा, तो वो है होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी फिजिकल सेपरेशन देखने को नहीं मिल रही होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे ही अगर मैं हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमें फिजिकल सेपरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब फिजिकल सेपरेशन जैसे कि मान लो मैंने पानी लिया, पानी में मैंने डाल दिया ऑयल,
तो ऑयल ऊपर फ्लोट कर रहा होगा, मुझे ऑयल की अलग से लेयर नजर आ रही है, पानी की अलग से लेयर नजर आ रही है, तो ये किसके अंदर आ गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर आ गया। ठीक है, जैसे होमोजीनस का एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, वाटर में शुगर मिला दो, ठीक है, या फिर मान लो वाटर में तुम मिला दो सॉल्ट, या फिर अगर मैं एलॉयज के बारे में बात करूं, जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील चार चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन होता है, आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, राइट। तो क्या यहाँ पे तुम्हें निकल अलग, कार्बन अलग, आयरन अलग देखने को मिलता है स्टेनलेस स्टील में, या थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है, थ्रू आउट देखने को मिलती है ना कॉम्पोजिशन, तो वो क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर हो गया। तो एलॉय एक होमोजीनस मिक्सचर है। वहीं पे अगर मैं हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है, मान लो पानी में तुमने डाल दिया सैंड, पानी में तुमने डाल दिया चॉक पाउडर, ठीक है, या फिर एक हमने अभी अभी जो एग्जांपल लिया था कि पानी में तुमने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, ठीक है, या फिर मिल्क के बारे में बात कर लो, ब्लड के बारे में बात कर लो, तो सारे हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर आते हैं। भाई मिल्क क्यों हेट्रोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि मिल्क के अंदर फैट के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर आते हैं। वहीं पे अब ये देखो मिक्सचर वाला पार्ट तो हमने कर लिया, अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस नाम से पता लग रहा है, प्योरिटी यानी कि एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हुए होंगे, और यहाँ फिर हमें देखने को मिल रही होगी यहाँ पे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ये एलिमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं एंड कंपाउंड्स में डिवाइडेड होते हैं। एलिमेंट्स, अब पीरियोडिक टेबल तो सबने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्स बोल देते हैं। और यहाँ पे ना सिंबल्स तुम्हें पता होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल H हो गया, हीलियम का He हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया। गोल्ड की बात करो तो उसको Au लिख देते हैं, सिल्वर की बात करो तो वहां पे Ag लिख देते हैं, लेड को हम Pb लिख देते हैं, एंटीमनी को हम Sb लिख देते हैं, टिन को Sn लिखते हैं। बल्ब के अंदर टंगस्टन तुमने देखा होगा, राइट, तो टंगस्टन का जो होता है सिंबल वो होता है W। तो ये जो एलिमेंट्स के सिंबल्स है ना वो भी हम लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अब देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, क्या जो हाइड्रोजन, अगर मैं बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो क्या हम वहां पे सिर्फ H बोल रहे होते हैं, नहीं, हम वहां पे क्या बोल रहे होते हैं, H2 बोल रहे होते हैं। ऑक्सीजन की बात करूं तो हम वहां पे क्या बोल रहे होते हैं, O2 बोल रहे होते हैं। नाइट्रोजन गैस को हम क्या N लिखते हैं, नहीं, N2 लिखते हैं। तो नेचर में ये जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसको हम बोल देते हैं उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंपाउंड, कंपाउंड में हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। अब ना यहाँ पे फर्क समझना भाई, हमने मिक्सचर में जो बोला, हमने बोला कि दो या दो चीजों जो है वो आपस में मिक्स हो रही है तो वो मिक्सचर हो गया, लेकिन वहां पे कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। कंपाउंड में हम क्या बोल रहे हैं कि भाई दो या दो से ज्यादा चीजें ही हैं बट वहां पे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं पानी के बारे में बात करूं, H2O, पानी अगर मैं बोल रही हूँ हमेशा मैं क्या लिखूंगी, H2O लिखूंगी। अगर एक भी एटम ऊपर नीचे हो जाता तो कुछ और बन जाएगा, जैसे मान लो एक ऑक्सीजन ज्यादा कर दो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, पूरी प्रॉपर्टी चेंज, एक एटम के चेंज होने से पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करूं, CO2 लिखोगे हमेशा, राइट। अब ये जो CO2 है उसमें से एक ऑक्सीजन को माइनस कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो जहां पे भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि कोई केमिकल फॉर्मूला बन रहा है वो तुम्हारा कंपाउंड है, ठीक है, जहां पे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है बेसिकली। रस्ट के बारे में बात कर लो, शुगर के बारे में बात करो, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, कंपाउंड्स के अंदर आएंगे। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं, जैसे मेल्टिंग और फ्रीजिंग, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्रूशल है, किसके लिए क्रूशल है भाई, आइस को मेल्ट करने के लिए। और कूलिंग एप्लीकेशन फ्रीजिंग के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज की जाती है। बॉइलिंग और कंडेंसेशन के बारे में बात करूं तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वेपर में कन्वर्ट करना यानी कि गैस में कन्वर्ट करना, पानी को बॉईल करते हो, जब तुम खाना बनाते हो तो वहां पे क्या आ रहा होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ रही होती है। कंडेंसेशन में हम डिस्टिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हो गया हमारा मैटर का सारा पार्ट। अब ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है वो अलग वीडियो में होगा, ठीक है, तो अलग वीडियो भी जरूर देखना। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और
कमेंट में कुछ ना कुछ कमेंट भी कर देना, ठीक है? तो बाय बाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाय।